जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JMS इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। दोस्तों, यह जो आपका टॉपिक है ये आपके 11th क्लास हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है और इससे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, फ्यूचर में भी मैं हिस्ट्री की और वीडियोस लाता रहूँगा। तो देखो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसके मैंने नोट्स बनाए हुए हैं और ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है। दोस्तों, ये नोट्स आपको पढ़ते टाइम और इसके अलावा आपके एग्ज़ाम टाइम में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप वैसे ही बहुत समझदार हो गए होंगे क्योंकि आप 11th क्लास में आ गए हैं। तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, आज से एक आदत डाल लीजिए कि आपको किसी भी चैप्टर या किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका जो मेन टॉपिक है उसका मतलब समझना ज़रूरी समझ लीजिए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है लेखन कला और शहरी जीवन। तो देखो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं इतिहास और हमारी बुक का ही नाम क्या है, विश्व इतिहास, मतलब दुनिया का इतिहास क्या है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर इस चैप्टर में कहने का मतलब यही है, इस चैप्टर में जो आज हम समझेंगे वो यही है कि दुनिया में लिखने की कला पहले कहाँ आई, दुनिया में कहाँ लिखावट शुरू हुई, लिखना किसने चालू किया, और शहरी जीवन, दुनिया में सबसे पहला शहर कहाँ बना। तो देखो दोस्तों, आपको यहाँ पर समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको यही कह रहा हूँ दोस्तों, आपका चैप्टर आपको यही कह रहा है साफ साफ कि लिखने की कला दुनिया में कहाँ से आई और दुनिया में शहरी जीवन कहाँ से है। तो देखो दोस्तों, लिखना तो आपको पता है कि जब हम अपनी भावनाओं को जैसे बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, उसे जब लिख कर प्रकट करते हैं उसे बोलते हैं लिखना। अब लिखना एक कला थी उस टाइम में। आज तो हर कोई बच्चा हर कोई लिख लेता है, लेकिन उस ज़माने में हर कोई नहीं लिख पाता था दोस्तों, तो इसीलिए उसको लेखन कला बोला गया। वो कला फिर आज के टाइम में नॉर्मल हो गई है ना दोस्तों। जैसे आज के टाइम में हर कोई कंप्यूटर में टाइप नहीं कर सकता, आज के टाइम में एक क्या कहते हैं उसे, राइटिंग या फिर जो टाइप राइटिंग है वो एक कला है। वैसे उस ज़माने में लिखना एक कला थी। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लेखन कला क्या थी उस ज़माने की। अब दोस्तों, दूसरी बात है शहरी जीवन। अब शहरी जीवन क्या होता है दोस्तों? शहरी जीवन वह जीवन होता है जहाँ पर दोस्तों हर लोग, हर तबके के लोग मिलकर रहते हैं, हर तरह की विचारधारा मिलती है, हर तरह की संस्कृति मिलती है, उसे कहते हैं शहरी जीवन। तो देखो दोस्तों, अगर आप गांव की तरफ जाओगे, अगर आप कोई महाराष्ट्र का गांव उठा लीजिए, चाहे आप बिहार का गांव उठा लीजिए, चाहे आप गुजरात का गांव उठा लीजिए, कहीं का भी गांव उठा लीजिए और किसी भी जगह का शहर उठा लीजिए, तो देखो दोस्तों, शहर वो जगह होती है जहाँ पर कई लोग आकर मिलते हैं, व्यापार करते हैं और कई तरह के लोग वहाँ पर आकर रहते हैं। जैसा कि अगर आप कभी दिल्ली में जाके देखेंगे तो दिल्ली एक शहर है, वहाँ पर आपको अलग अलग धर्म जाति के लोग मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आप किसी गांव में पर्टिकुलर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक जाति और एक तरह के लोग मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया कि हम पढ़ने वाले क्या हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं दुनिया ने लिखना कब सीखा, दुनिया में शहर कब आए, शहर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो दोस्तों, 3 चीज़ें मैं पहले बता देता हूँ। यह वीडियो लंबी रहेगी, टाइम निकाल कर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, कुछ समझ ना आए तो कमेंट करिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि मैं आपकी हेल्प समय समय पर करता रहूं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि लेखन कला और शहरी जीवन की शुरुआत कहां से हुई। देखो दोस्तों, ये है मेसोपोटामिया, ठीक है दोस्तों। ये दुनिया की वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले लिखना सीखा और सबसे पहले दुनिया भर के शहर आए, ठीक है दोस्तों। तो ये वो जगह है। आज ये जगह क्या है, तो आज ये जगह इराक है, ठीक है। तो मेसोपोटामिया समझ गए दोस्तों अब। और आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मेसोपोटामिया के ये पास में है, ये वहाँ की रिवर्स हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि मेसोपोटामिया, इराक, जहाँ पर दुनिया ने सबसे पहले किसमें, शहरों में रहना सीखा और दूसरा यहाँ पर लिखना सीखा। फिर हम चैप्टर में और डिस्कस करेंगे दोस्तों। इसके अलावा आप देख लीजिए, मेसोपोटामिया ये रहा, इसके आसपास यूरोप है यहाँ पर, और यहाँ पर इजिप्ट, अफ्रीका और यहाँ पे एशिया। तो मतलब 3 महाद्वीपों के पास का शहर था। तो यहाँ पर लोगों के आने की आशंका और ज़्यादा थी, इसीलिए शहर बना, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया आपको यहाँ तक कि मेसोपोटामिया क्या है। तो मेसोपोटामिया एक जगह है, इराक है आज के टाइम का, जिसे हम मेसोपोटामिया कहते हैं। मेसोपोटामिया में ही सबसे पहले दोस्तों लिखना और शहरी जीवन की शुरुआत हुई।
तो दोस्तों यहाँ तक मैं आपको समझाने में सक्षम रहा हूँ कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके लास्ट में बता दीजिएगा। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, मैंने आपको नॉर्मल जो मेन चीज़ बताना चाहिए थी वो यह है कि मेसोपोटामिया में लिखने की कला और शहरी जीवन की शुरुआत हुई। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम एक एक चीज़ को पढ़ते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखो, सबसे पहले आप यहाँ पे यह बताओगे मेसोपोटामिया यूनान के शब्द, दो शब्दों से मिलकर बना है, मैसोस तथा पैटोसोस। तो मैसोस का अर्थ है मध्य, पैटासोस का अर्थ है नदी। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मैसो और पोटामिया, तो मैसोस और पोटामिया से निकले हैं जिसका अर्थ है नदी के मध्य का हिस्सा। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको दोस्तों एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है। अगर मान के चलिए आपका पढ़ने का मन है तो आप कौन सी जगह पसंद करोगे दोस्तों, जहाँ पर डीजे अपने तेज गाने चला रहा है या फिर जहाँ पर शांति का समय है। इसीलिए दोस्तों ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो रात को जब शांति होती है या सुबह के टाइम जब बहुत शांति होती है उस टाइम में पढ़ना पसंद करते हैं, है ना दोस्तों। और जहाँ पर रात को डीजे बज रहा होगा वहाँ पर तो आप मेरे हिसाब से पसंद नहीं करोगे पढ़ना। तो देखो दोस्तों, दुनिया भर में कई जगह लोग रह रहे थे, लेकिन मेसोपोटामिया में शहर क्यों बने। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर नदी थी और साथ में नदी के बीच का हिस्सा था। तो देखो दोस्तों, इराक उस टाइम दो नदियों के बीच का हिस्सा है यहाँ पर, इसीलिए उसे मेसोपोटामिया बोला गया। पहली बात तो नदियों से आवागमन, आना जाना आसान था। दूसरी बात दोस्तों, खाने पीने की दिक्कत नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर शहर ज़रूर बने। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपके। तो मेसोपोटामिया का अर्थ है मैसोस तथा पैटोसमोस, जिसका अर्थ है नदी के मध्य का हिस्सा, उसे बोला गया मेसोपोटामिया। तो इसीलिए मेसोपोटामिया नदियों के मध्य स्थित प्रदेश है। मेसोपोटामिया फरात तथा दजला नदियों के बीच का स्थित है। यह आजकल प्रदेश इराक गणराज्य का भाग है। तो देखो दोस्तों, जिसे हम मेसोपोटामिया कह रहे हैं, आज के टाइम में अगर हमें मेसोपोटामिया को ढूंढना है तो वो कहाँ जाके ढूंढना पड़ेगा, इराक में। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया कि आज का इराक उस ज़माने का मेसोपोटामिया है, और दुनिया में आज जो लिखने और शहरी जीवन की कला है वो इराक ने दी है। इसके अलावा दोस्तों इराक ने हमें बहुत कुछ दिया है, जैसा कि दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। क्या दोस्तों कभी आपने ये सोचा कि एक साल में 365 दिन या 366 दिन क्यों होते हैं, और उसके बाद में एक साल में 12 महीने क्यों होते हैं, एक महीने में 4 हफ्ते क्यों होते हैं, और उसके बाद में 1 घंटे में 60 मिनट क्यों होते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को कभी नहीं सोचा तो दुनिया को ये चीज़ भी मेसोपोटामिया ने दी। तो इसीलिए ये चैप्टर 11th की हिस्ट्री में पढ़ना बहुत 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 ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ में आ गया। तो हम मेसोपोटामिया का मतलब समझ गए। इसके अलावा हम समझते हैं इराक ही क्यों मेसोपोटामिया बना, मतलब कि इराक में ही ये चीज़ क्यों बनी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया इराक की अपनी खासियत है। जैसे आपको पढ़ने के लिए शांत जगह चाहिए, वैसे ही शहर और लेखन कला के लिए भी एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर लोग रह बस सके। उस ज़माने में रहने बसने हर जगह नदी नहीं बहती थी। आज के टाइम में क्या है, इंसान कहीं भी रह सकता है क्योंकि इतनी मॉडर्न टेक्निक है। आज के टाइम में हम रेगिस्तान में भी रह सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं। उस ज़माने में ऐसा नहीं था। उस ज़माने में नदियों के पास ही लोग अपना जीवन यापन करते थे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है इराक वास्तव में भौगोलिक विविधता वाला देश है। तो देखो दोस्तों, भौगोलिक विविधता क्या होता है कि इराक में कहीं नदी है तो कहीं पहाड़ है, कहीं सूखा रेगिस्तान है तो कहीं कुछ है। तो यहाँ पर ये समझ जाइए कि इराक एक जैसा देश नहीं है। ठीक है दोस्तों, जैसा हमारा भारत में क्या है, जम्मू कश्मीर की तरफ चले जाइए तो पहाड़ी घाटियाँ, ठंडा मौसम है। दक्षिण की तरफ चला जाइए गर्म मौसम है, अलग वहाँ पे थोड़ा उष्ण टाइप का है। अगर आप गुजरात की तरफ चले जाइए, राजस्थान की तरफ चले जाइए तो उनका जो छोटा छोटा भाग है वह किससे, गर्मी रेगिस्तान से भरा हुआ है। उसके बाद में हमारे जो मेघालय की तरफ का हिस्सा है, जो मौसिन राम है, उसमें बारिश ज़्यादा होती है। तो वही कुछ इराक का भी है। तो इराक में बताया गया कि पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान है। यह मैदान धीरे धीरे वृक्ष आदित्य पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो इराक का ये हिस्सा है, ठीक है दोस्तों, अगर इराक इस तरीके का, तो इराक का जो ये हिस्सा है इसमें ज़्यादातर क्या दोस्तों, पर्वत श्रृंखलाएँ, मैदान हैं ऊंचे नीचे, जहाँ पर हरे भरे खेत खलियान हैं और ये फैलते जा रहे हैं। और यहाँ पे फल फूल पाए जाते हैं, अच्छी फसल उगाई जा सकती है, यहाँ वर्षा पर्याप्त होती है। उत्तर में दोस्तों इराक का जो ये भाग है, नीचे वाला भाग, इसमें ऊंची भूमि है, मतलब कि थोड़ी ऊंचाई है, जहाँ पर स्टेपी घास के मैदान है। स्टेपी घास दोस्तों कौन सी घास होती है, जिसे जानवर खाते हैं, मतलब कि जो घास जहाँ पर चरवाहा रहते हैं, जहाँ पर से घास, उधर पशुपालन नहीं होता है कि भाई पशु को पालो और उनको खाओ या फिर उनके दूध से अपना जीवन यापन करो।
ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर भेड़ बकरियाँ ये काम जरूरी होती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। इसके अलावा दोस्तों बताया गया है कि पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ परिवहन का अच्छा साधन है और दक्षिण में रेगिस्तान है। तो जो आप पूर्व और दक्षिण की बात है दोस्तों, जो पूर्व है और जो दक्षिण का भाग है, उत्तर, यहाँ पर मैंने उत्तर शायद आपको गलत बता दिया, उत्तर दक्षिण, ठीक है दोस्तों, और पश्चिम पूर्व ये जगह है। तो यहाँ पर अच्छे खासे मैदान, मतलब कि हरे हरे मैदान है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि स्टेपी घास के मैदान है। यहाँ पर जो दोस्तों नीचे का हिस्सा, यहाँ पर नदियाँ हैं और यहाँ की तरफ मैंने आपको बता दिया था। तो ये सब दोस्तों को समझ में आ गया इराक कैसा इलाका है। यहाँ पर भेड़ बकरियाँ भी पाली जाती है, यहाँ पर अच्छी फसल भी उगाई जा सकती है और इसके अलावा यहाँ पर पशुओं को पाला भी जा सकता है। तो इराक कुछ इस तरीके का है। तो हम मेसोपोटामिया को भी ये मान लेते हैं कि मेसोपोटामिया भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर चीज़ें हरी भरी ये सब चीज़ें हैं। तो एक बार दोस्तों मैं आपको फिर से रिपीट करके बड़े आसान शब्दों में समझाता हूँ। मेसोपोटामिया मतलब दो नदियों के बीच का प्रदेश, और मेसोपोटामिया आज के टाइम में कहाँ है? इराक। इराक में आज के टाइम में क्या है? तो हर चीज़ है। वहाँ पे पशुपालन भी हो सकता है, वहाँ पे रहा बसा भी जा सकता है, वहाँ पर खेती भी की जा सकती है। समझ गए दोस्तों? अब मेसोपोटामिया के बारे में हमें कब पता चला? ठीक है दोस्तों, तो मेसोपोटामिया की खोज पुरातत्वविदों ने 1840 के दशक में की। तो देखो दोस्तों, मेसोपोटामिया के बारे में दुनिया को नहीं पता था कुछ भी कि हमें ये सब चीज़ किसने दी। ये सब हमने किससे पता लगाया? पुरातत्वविदों ने। पुरातत्वविद कौन होते हैं दोस्तों? जो हमारे इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। जैसे मान के चलो आज के टाइम में पुरातत्वविद अगर होंगे तो पता लगाएंगे कि भाई आज से 100 या 200 या 500 या 1000 साल पहले इस ज़मीन के अंदर जो चीज़ें निकलेंगी उससे वे पता लगाएंगे कि ये इस जगह पर क्या करते थे। जैसे मैं आपको दोस्तों बता दे रहा हूँ कि अगर आपके घर के नीचे अगर कोई खुदाई होती है और वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ मिलती है, जैसे मान के चलो जानवर, तो वो जानवर को देख के बता देंगे कि ये जानवर कैसे मरा था, इसे इंसानों ने खाया था, ये जानवर इंसान खाते थे कि नहीं, इसे कब खाया गया है। तो ये सब चीज़ें कैसे पता लगती है? तो उसे लैब में ले जाया जाता है, देखा जाता है कितनी पुरानी हड्डी है, उसे किस तरीके से दांत लगाए गए। तो ये सब काम उनका अपना होता है। अगर आप हिस्ट्री बहुत आगे पढ़ते हुए चले जाएंगे तो आगे अगर जब आप हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तो उसका एक जो मतलब कि इसका जो एक करियर है वो एक पुरातत्वविद भी है, साइंटिफिक, मतलब कि कहीं ना कहीं आप इसे साइंस तरह से जोड़ सकते हो कि आप पुरानी चीज़ों के बारे में पता लगाएंगे। तो पुरातत्वविदों ने पता लगाया कि मेसोपोटामिया से कैसे हमें लेखन कला और शहरी जीवन वहीं पे सबसे पहले थी। तो देखो दोस्तों, मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता और शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित, खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। देखो दोस्तों, यहाँ पर साफ बोल दिया गया जब मेसोपोटामिया को 1840 में खोजा गया तो वहाँ से कुछ ही बातें सामने आई। एक तो यह आया कि यहाँ पर सभ्यता थी, मतलब कि लोग अपना एक कल्चर बना के रहते थे। ठीक है दोस्तों, संपन्नता, इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। शहरी जीवन, वहाँ पर अलग अलग तरह के लोग रहते थे, वो काफ़ी मॉडर्न थे उस ज़माने में। और विशाल, छोटे इलाके में नहीं थी, बहुत बड़े इलाके में फैली हुई थी। मेसोपोटामिया मैंने आपको दिखाया भी था, इतने बड़े एरिया में था लगभग मैप के। और इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि उन्हें उस टाइम में गणित की नॉलेज थी, खगोल विद्या, कब सूरज चक्कर लगाता है, कब चांद चक्कर लगाता है, यह सब नॉलेज भी उन्होंने उस टाइम में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। तो देखो दोस्तों, आज के टाइम में जब आपको पंडित या फिर हमारे जो न्यूज़ हैं, जो मतलब कि साइंटिस्ट है, वो बता देते हैं कि कब ग्रहण लगेगा, उसे कहते हैं खगोल विद्या। तो वो खोल विद्या या खगोल विद्या जो थी वो मेसोपोटामिया में उस टाइम में ही शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर आपको ये समझ लेना है कि मेसोपोटामिया की खोज से ये पता लगता है कि उन्होंने हमको शहरी संपन्नता, गणित, खगोल विद्या, यह सब चीज़ें दी। तो आपको यहाँ पर दोस्तों समझ में आ गया क्या क्या मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ तक अभी हमने यही पढ़ा है कि मेसोपोटामिया क्या है, मेसोपोटामिया की खोज हुई तो उससे हमें क्या पता लगा। अब हम देखो दोस्तों ये देखते हैं कि लेखन कला और शहरी जीवन का प्रारंभ मेसोपोटामिया से हुआ। तो देखो दोस्तों, लिखना और शहरी जीवन। अब देखो दोस्तों, लिखना जरूरी क्यों पड़ा, है ना, या शहरी जीवन यहाँ पर शुरू क्यों हुआ, ये क्वेश्चन क्यों तो आप हर चीज़ में पूछो। अगर आपको मन से पढ़ना है, अगर आपको हर चीज़ के बारे में जानना है तो हर चीज़ का क्यों पूछना बहुत चालू कर दो, और क्यों का आंसर आपको मिलता रहेगा तो आपका विकास होता रहेगा, या फिर मैं कहूँ आप जो अपना मानसिक विकास है उसे करते रहेंगे। आप बेकार की चीज़ों में क्यों मत करना, लेकिन जो चीज़ आपको लगे कि पढ़ लिया लेकिन समझ नहीं आया तो उसका मतलब समझना क्यों। ठीक है दोस्तों, तो लेखन कला और शहरी जीवन ये कहाँ से शुरू हुई? मेसोपोटामिया से। तो देखो दोस्तों, अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लेखन कला कहते किसे। बोले जाने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए जो संकेत या चिन्ह, निशान निश्चित किए जाते हैं
उसे लिपि कहा जाता है। मेसोपोटामिया के लोगों के पास भी अपनी लिपि थी। उन्होंने जब लिखना आरंभ किया, जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने के लिए ज़रूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे, उन्हें करने वाले कई लोग होते थे, सौदा भी कई प्रकार के माल का होता था। मेसोपोटामिया, देखो दोस्तों, अब यहाँ पे पहले हम समझते हैं कि लिखना ज़रूरी क्यों पड़ा। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले बोली नहीं जा सकती। मान के चलो, अगर आज के टाइम में आप एक दुकान पर जाते हैं, वहाँ पर ढेर सारा 500 सामान खरीदते हैं, तो वो आपको बोल कर बता देगा और आप अपने दिमाग में याद कर लोगे? कभी नहीं। तो सबसे पहले उस ज़माने में गणित की जो खोज हुई है ना, वो इसीलिए हुई है वहाँ पर कि उन्हें नंबर की ज़रूरत पड़ी, मतलब कि इसीलिए उन्होंने उसको लिखना चालू किया। तो पहली भाषा इसलिए लिखी गई क्योंकि शहरी जीवन था। वहाँ पर अगर मान के चलो किसी ने कुछ खरीदा, तो उसे बोल कर कह नहीं सकता और उसे याद भी नहीं रहेगा, इसीलिए लिखने की शुरुआत हुई। तो जो हम बोलते हैं उसे लिख कर समझाना, उसे बोलते हैं लिपि। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलो काम, या मैं बोलूँ पढ़ लो, तो इसे मेरे को लिख के बताना होगा तो पढ़। तो वैसे ही दोस्तों, लिपि जो मेसोपोटामिया में सबसे पहले जो लिखने की परंपरा हुई, वो किससे हुई? बोलने की जगह। तो बोलने की जगह लोगों ने लिखना चालू किया। लिखना चालू क्यों किया? क्योंकि शहर आ गए। शहर में क्या होता है दोस्तों, हर व्यापारी अपना सामान बेचने आते हैं, ज़रूरतमंद अपना सामान खरीदने आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेसोपोटामिया में जिस लोगों को जो बेचना था वो बेचने के लिए आते थे, जिसको जो खरीदना तो खरीदने के लिए आते थे। जब उन दोनों का खरीदने और बेचने का जो हिसाब किताब होता था, उसके बीच में, ठीक है दोस्तों, लिखावट की ज़रूरत पड़ती थी। तो इसीलिए लिखावट यहाँ पर पहले आई। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। दोस्तों, पट्टी क्या होती है? पट्टी का मतलब होता है मिट्टी की पटरा, या फिर एक जो हम कहें बड़ा सा भाग। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टी मिली है वो लगभग 3200 ईसा पूर्व थी। ठीक है दोस्तों, ईसा पूर्व आपको पता ही है कि ईसवी से पहले। ठीक है, तो ईसा पूर्व मतलब होता है ईसा मसीह के मृत्यु से पहले। ठीक है दोस्तों, जन्म से पहले, तो उसे ईसा पूर्व का समय बोला जाता है। तो मेसोपोटामिया में सबसे पुरानी जो पट्टी मिली है, जो सबसे पुराना हिसाब किताब मिला है, वो 3200 ईसा पूर्व। तो इसका मतलब अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि मेसोपोटामिया के लोगों ने लेखन कला की प्रारंभ कब हुई, या मेसोपोटामिया में लिखने की शुरुआत कब हुई, तो आप बोलेंगे 3200 ईसा पूर्व। ठीक है, उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संस्थाएं दी गई थी। बैलों, मछलियों और रोटी आदि का लगभग 5000 लिस्ट मिली। एलिस्टो में बताया गया है कि वहाँ के दक्षिण शहर ग्रुप के मंदिरों में आने वाली तथा वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों का है। देखो दोस्तों, पट्टिकाओं में 5000 लिस्ट, 1 2 3 ऐसे करके लिस्ट बनी हुई थी। ठीक है, और ये किस चीज़ की लिस्ट थी? कि मंदिर में कितना सामान आया था और कितना गया था। ठीक है दोस्तों, पट्टिकाओं में लिखा हुआ है। अब पट्टिका होता क्या है दोस्तों? जैसे हम आज बुक कॉपी में लिखते हैं, उसी तरीके से उस ज़माने में मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। मेसोपोटामिया के लोग अपना हिसाब किताब रखने के लिए मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखते थे। पट्टी कैसे तैयार की जाती थी? चिकनी मिट्टी लेते थे, गीली करके गूंद लेते थे, उसे साफ कर ऐसे पट्टे का रूप देते थे जिसे वह आसानी से अपने हाथ में पकड़ सके। उसकी सत्ताओं को चिकना बनाकर सरकंडे की तिल्ली नोक से वह अपने नाम चिकनी सतह पर कील आकार चिन्ह बना देते थे। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले एक चिकनी मिट्टी गूंद ली, गूंदने के बाद उसे एक आकार दिया, और उस आकार को देने से प्लेन कर दिया। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल प्लेन कर देते थे वो ऐसा करके चिकनी मिट्टी को, ताकि वो बिल्कुल प्लेन हो, उस पर कुछ भी लिखे तो उकर जाए। फिर उसके बाद दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या होता था, उसे हाथ में पकड़ने के लिए उसके थोड़े वो बना देते थे ताकि उसे हाथ में पकड़ा जा सके। सरकंडा क्या होता है दोस्तों? सरकंडा होता है पतली सी तीली को बना देना नोक से, और उस पर कील आकार। कील आकार मतलब दोस्तों क्या होता है? जैसे चाइनीज़ भाषा अगर आ देखो तो कील आकार लगेगी आपको, ऐसी वाली। ठीक है, जैसे हम आ हो गया, ये हमारी हिंदी लैंग्वेज हो गई, या इंग्लिश लैंग्वेज ये हो गई। कीलाकार मतलब होता है दोस्तों, कीलाकार मतलब होता है कि वो इस तरह का लिखना, या जैसे मछली, ये इस तरह के, ऐसी भाषा को बोलता है कीलाकार। यूनिफॉर्म भी बोलते से। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि इस तरीके से वो अपने नाम सतह पर कीलाकार चिन्ह बना देते थे। लिखने के बाद वो पट्टिका को धूप में सुखा देते थे। सूखने के बाद पट्टिका पक्की हो जाती थी, मिट्टी के बर्तन जैसे मजबूत हो जाते थे, उस पर कोई नया चिन्ह या आकार नहीं बनाया जा सकता था। इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा हो, पट्टी की जरूरत होती थी। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब गैर जरूरी हो जाता था, उस पट्टे को फेंक दिया जाता था। तो देखो दोस्तों, जैसे आज के टाइम में अगर आप पेंसिल से कुछ लिखोगे तो उसे मिटाकर दोबारा उस पर लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने पेन से लिख दिया तो उसे मिटाया नहीं जा सकता। तो वैसे ही दोस्तों उस टाइम में क्या होता था, मिट्टी बनाकर उस पर जब
कील से उकेर देते थे, उसके बाद उसे सुखा देते थे ताकि उसमें कोई बदलाव ना हो सके। अगर कुछ गलत भी हो गया तो वो ख़राब हो जाता था। इसीलिए उस टाइम में लिखना एक कला थी कि आपको सही सही लिखना है, और ये काम हर कोई नहीं करता था, सुंदर से लिखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि पहली भाषा कब लिखी गई, पट्टिका कब मिली, कब लिखने की शुरुआत हुई। 3200 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, 3200 से 2600। अच्छा दोस्तों, आपको ये बात पता है हिस्ट्री की कि जब भी हम 3200 से 2600 की बात करते हैं तो जैसे हमारा 2000 से 2010 है, माने सन 2000 से 2010, तो इसका मतलब क्या है 2000 से 2010 साल हो गए। लेकिन हिस्ट्री में उल्टा होता है दोस्तों। अगर 3200 से 2600 कहा तो इसका मतलब है क्या है कि 3200 से 2600 मतलब कि इतना समय आगे जा रहे हैं हम। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान के चलो अब रियल में ये चीज़ मैं अगर आपको कभी इसके बाद समझाऊंगा या फिर समझाई देता हूँ। देखो 10 साल पहले, 20 साल पहले, ठीक है दोस्तों, अब 20 पुराना हो गया, 10 नया हो गया। समझ रहे हो, हिस्ट्री में हम ऐसे ही लिखते हैं। तो 3200 मतलब है कि बिल्कुल नई चीज़ है। ठीक है, बिल्कुल नया टाइम है। 2600 मतलब इससे पुराना, मतलब 2600 बिल्कुल नया टाइम है, 3200 से पुराना है। तो 3200 ईसा पूर्व पहले, 2600 ईसा पहले मेसोपोटामिया का लेखन और भाषा में क्या क्या परिवर्तन आए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले हमने कब लिखना शुरू किया था, तो यहाँ पर बताया गया 3200 में। 3200 के बाद समय आगे आया और 2600 ईसा पूर्व आया। जैसे कि अभी हम 2000 से 2010 आता है ना, तो यहाँ पर कम होता है। तो 3200 से 2600 का टाइम जब आया, जब मतलब समय आगे बढ़ा, तो उनकी भाषा में परिवर्तन आ गए, लिखने में परिवर्तन आ गए। 2600 ईसा पूर्व के आसपास मेसोपोटामिया की लिपि का आकार लाकार हो गई, कीलाकार हो गई। लेखन की भाषा सुमेरिया थी। मेसोपोटामिया की कीला की लिपि का चिन्ह किसी एक व्यंजन या स्वर में व्यक्त नहीं करता था, बल्कि किसी अच्छे समूह की ध्वनि को प्रतीक होता था। इसलिए मेसोपोटामिया के लिपिक के सैकड़ों चिन्ह पड़ते थे। उसे गीली मिट्टी को सूखने के पहले लिखना होता था। लेखन कार्य के लिए विशेष कुशलता की आवश्यकता होती थी। देखो दोस्तों, 3200 के टाइम में ये लोग लिख लेते थे। अब इनकी कीलाकार हो गए और व्यंजन को व्यक्त करने लगे। जैसे अभी हमारा क्या होता है कि हमारी जो हिंदी है वो एक एक शब्द को करती है, जैसे का हो गया, पा हो गया, माँ हो गया, ये क्या है हमारे एक एक भाषा को करती है। व्यंजन में दोस्तों क्या होता है, जैसे कि ये जैसे कि हम कप बोलेंगे तो कप को यूँ बना दिया। ठीक है, मछली बोल दी तो मछली को, या कप यूँ होगा तो कपल यूँ होगा। मतलब कि का को इस कप को इसके लिए यूज़ किया जाएगा, पक को इसके लिए यूज़ किया जाएगा, चख को इसके लिए यूज़ किया जाएगा। ऐसे ऐसे करके उनकी भाषा बदल गई और ये लिपि कीलाकारी रही। ठीक है, कीलाकार में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इनकी भाषा में बदलाव भी आया। तो कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया था एग्जाम में कि इनकी भाषा में बदलाव कब आए, तो 3200 से 2600 ईसा पूर्व में इनकी बदलाव आया। ध्वनि की जगह व्यंजन पर ध्यान दिया गया। इसके अलावा दोस्तों अब यही बात, कुशलता, लिखने के लिए व्यक्ति रखे गए। लिखने का काम बहुत क्या कहते हैं, एक लिखने का काम कोई टैलेंटेड बंदा ही कर सकता था। और लेखन का प्रयोग केवल हिसाब किताब रखने के लिए नहीं, बल्कि शब्दकोश पहले किसके लिए रखा जाता था, हिसाब किताब के लिए। तो आपने पुरानी वाली देखी थी, उसमें क्या था, मंदिर में कितना सामान आया, कितना सामान गया, यही सब लिखा होता था, हिसाब किताब। लेकिन अब हिसाब किताब लिखने के लिए पट्टिका का इस्तेमाल नहीं होता था, बल्कि अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं, ज़मीन बेच रहे हैं, राजा ने क्या काम किए, किस तरीके की चीज़ें हो रही है, वो सब भी लिखा जाता था और आम जनता भी अपने लिए लिखती थी। 2400 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा का स्थान धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया और अक्कदी भाषा में कीला का लेखन कार्य ईस्वी सन की पहली शताब्दी तक 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। तो देखो दोस्तों, 2400 से 2000 साल तक यही चीज़ चलती रही। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें आई हैं। देखो यहाँ पर बताया था कि लिपि का लेखन सुमेरिया थी, ठीक है, और बाद में वो क्या बन गई, सुमेरियन भाषा की जगह फिर अक्कदी आ गई। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों इसका मतलब है मेसोपोटामिया में जब जब अलग अलग देशों ने कब्जा किया तो उन्होंने अपनी भाषा इन पर थोपी। ये बात है दोस्तों, ठीक है। जैसे हमारे देश में पहले संस्कृत यूज़ होती थी, अंग्रेज आए, इंग्लिश यूज़ हुई, फिर हम लोगों ने हिंदी यूज़ किया और इसके बाद में अभी भी हम इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे ही मेसोपोटामिया में पहले उनकी जो भाषा थी उसे हटा के अक्कदी, सुमेरियन, समय समय पर इसके ऊपर जिन्होंने कब्जा किया इनसे बोलते गए। और यहाँ तक कि मेसोपोटामिया के नाम भी कई बार अक्कदी और सुमेरियन हुए हैं। तो एक बार हम पीछे से सारी चीज़ों को समझ लेते हैं जो अब तक हमने पढ़ा है, ताकि हम इस चीज़ को समझ सकें और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। देखो दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहाँ पर क्या दिक्कत हुई है, उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ। मेसोपोटामिया का मतलब दोस्तों आपको समझ में आ गया।
इराक कैसा राज्य है, कहाँ से क्या क्या है उसकी चीज़ें, कहाँ पर खेत के मैदान है, कहाँ पर क्या है, ये समझ में आ गया। मेसोपोटामिया की खोज जब हुई तो उसमें क्या क्या चीज़ें पता चली, खगोल विद्या थी, ये सब चीज़ें थी। उसके बाद में उनकी भाषा क्या थी, कैसे लिखते थे, उसके बाद में वो कैसे समय के साथ बदलती गई, समय कैसे बदलता गया, यह सब चीज़ें। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं मेसोपोटामिया के शहरी भागों के बारे में। अब देखो दोस्तों, हमने पढ़ लिया लेखन कला, अब हम पढ़ेंगे उनके शहरों के बारे में कि उनके शहर क्या थे, उनके शहरों में क्या होता था, वगैरह वगैरह। तो देखो दोस्तों, शहर की डेफिनेशन ये होती है तीन चार चीज़ें। एक तो बहुत जल्दी से बदलता है, शहर ऐसी जगह पर बनता है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हो। ठीक है दोस्तों, शहर उसी जगह पर बनता है जहाँ पर सारी चीज़ें उपलब्ध हो, चाहे जल हो, चाहे हर चीज़ हो। उसके अलावा दोस्तों, शहर में व्यक्ति व्यापार करने आता है, व्यापारी अपना सामान बेचने आता है, और नॉर्मल बंदा अपना सामान खरीदने आता है। तो दिल्ली में आप देखिए ये सब खासियत है क्या। ठीक है दोस्तों, तो दिल्ली भी एक शहर है, हमारे इंडिया का सबसे बड़ा शहर। इसका महाराष्ट्र देख लीजिए, कलकत्ता देख लीजिए, जो भी आपके आसपास भी आजकल तो शहर है ही है। हर गांव के आसपास कोई ना कोई टाउन है, तो उन टाउन में जाके देखिए कि आपको ये सब चीज़ें दिखाई देती है। तो मेसोपोटामिया का भी दोस्तों यही बात है। तो मेसोपोटामिया को हम अभी इतिहास के नज़रिए से पढ़िए। मेसोपोटामिया के शहरी भाग को सुमेर तथा अक्कद कहा जाता था। अब सुमेर और अक्कद क्यों कहा जाता था दोस्तों, क्योंकि पास में सुमेर, अक्कद ये सब थे, और ये मेसोपोटामिया पर समय समय पर अपना कब्जा कर लेते थे, तो उसे बोला जाता था सुमेर, अक्कद। 2000 ईसा पूर्व तक, तो देखो दोस्तों 2000 ईसा पूर्व तक यहाँ पे कौन थे, सुमेरियन थे, क्योंकि उनकी भाषा यहाँ पर चलती आ रही थी। फिर अक्कदी भाषा आई, तो मतलब 2000 के बाद अक्कदियों ने अपनी जगह ले ली। तो यहाँ पर बताया गया है मेसोपोटामिया के शहरी भाग को सुमेर तथा अक्कद कहा जाता था। 2000 ईसा पूर्व के बाद बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया और दक्षिण भाग को बेबीलोन कहा जाने लगा। तो देखो दोस्तों, जो इराक है, इराक का जो ये भाग था दक्षिण, ठीक है दोस्तों, कौन सा भाग, नीचे का भाग, उस जगह का महत्व बढ़ गया। मेसोपोटामिया यूं था इलाका, अब इस इलाके की जो वैल्यू थी वो काफ़ी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई दोस्तों, तो यहाँ पे यही चीज़ बताया जा रहा है। 2000 ईसा पूर्व बेबीलोन एक शहर था जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। बेबीलोन को उच्च संस्कृति का केंद्र भी माना जाता था, क्योंकि यहाँ कई नगर पट्टिका गाँव के शामिल संग्रह के लिए विख्यात थे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर कई सारे गाँव, कई सारी संस्कृति थी। बेबीलोन पर असीरियाओं का आधिपत्य था। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अब तक हमने क्या पढ़ा था, सुमेरियन आए, अक्कदी आए, अब असीरियाई आए, लेकिन वो बेबीलोन में आए, पूरे मेसोपोटामिया में नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मेसोपोटामिया ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से में सबसे पहले कौन आए, सुमेरियन, फिर अक्कदी, और इस हिस्से में सुमेरियन और अक्कदी ये थे, लेकिन अब यहाँ पे असीरियाओं का राज हो गया। अब असीरियाइयों ने क्या किया, 625 ईसा पूर्व में दक्षिण नेबोप्लस से मुक्त कराया था। ठीक है, तो ये वहाँ का राजा था, लास्ट राजा। ठीक है, किसका लास्ट राजा, सुमेरियनों का। उसके बाद बेबीलोन पर असीरिया के कब्जा कर लिया। तो ये क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इनको लिख दिया है। तो मेन अब दोस्तों हम पढ़ के रहे थे शहरी जीवन, है ना। तो शहरी भाग क्या था, तो मैंने आपको बता दिया कि शहरी भाग समय समय पर कब्जे में होता रहे, कभी सुमेरियों के, कभी अक्कदों के, और मेन इसका एक शहर बहुत महत्वपूर्ण पड़ गया, बेबीलोन। तो कई बार आपके एग्जाम में आता है कि बेबीलोन की क्या विशेषताएं थी, तो आप बताना यहाँ पर कि बेबीलोन का जो आधिपत्य था 625 में नेबोप्लस को हराकर असीरियाइयों ने कर लिया था। उससे पहले वो किसके हिस्से में था, सुमेर और अक्कद के, और वह मेसोपोटामिया के दक्षिण भाग में स्थित है। दक्षिण भाग मैंने आपको बता ही दिया। बेबीलोन खुद में विशेषता क्यों, क्योंकि इसका जो हिस्सा था 850 हेक्टेयर से अधिक था, मतलब कि बहुत बड़ी जगह थी। 4 दीवारी तिहरी थी, एक 4 दीवार, दूसरी 4 दीवार, तीसरी 4 दीवार। तो ये जो शहर है ये काफ़ी बचकर रहेगा। ये जो जगह है, तो मान के लो अगर ये राजा यहाँ पर है, तो कोई भी लड़ाई होगी तो राजा तक पहुँचने में इस व्यक्ति को 3 जगहों से गुजरना होगा। समझ में आ गई दोस्तों, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसमें बड़े बड़े राजमहल और मंदिर स्थित थे। नगर में एक जिगुरात था, जिगुरात के बारे में आगे भी बात करेंगे। नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र शोभा यात्रा के लिए एक विस्तृत मार्ग बना हुआ था, कि भाई इन तीनों के जो जगह थे इनमें एक रास्ता बना हुआ था जिधर से शोभा यात्रा, राजा जाते आते थे, ये सब चीज़ें। उसके अलावा दोस्तों व्यापारिक घराने दूर दूर तक अपना कारोबार करते थे। गणित और खगोल विद्या की नई नई खोजें हुई। तो देखो दोस्तों, बेबीलोन सबसे पहली बात जब असीरियाइयों के हाथ में आया, तो जो मेसोपोटामिया का हिस्सा है, ये मत सोचना बेबीलोनिया अलग है, तो बेबीलोन में कई सारी चीज़ें हुई। एक तो वो
सामरिक दृष्टि से मजबूत बहुत था, उसके आसपास ये थे, महल थे, व्यापारी थे, तो इसीलिए जो बेबीलोन है वो बहुत महत्वपूर्ण बन गया। तो बेबीलोन की विशेषता आपको यही सब चीज़ें बतानी है। बेबीलोन के बारे में बताना है कि ये कब आया, किसके हिस्से में आया, पहले किसके हिस्से में था, इसका इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर व्यापारी रहते थे, यहाँ पर गणित खगोल इन सब की ज़्यादा जानकारी थी, इसके अलावा मंदिर थे, यहाँ पर मेन चीज़ से रूप से यही जगह थी मेन। अब दोस्तों ऐसे ही दूसरा शहर था मेसोपोटामिया, जिसका नाम था उरूक नगर। क्या नाम है दोस्तों? उरूक नगर। ये राज्य जो थे ये व्यापार के लिए फेमस थे, मतलब काम के लिए। जैसे मान के चलो कि किसी जगह पर फैक्ट्री ज़्यादा है हमारे देश में, तो वो जगह क्या माना जाता है कि ये हमें ज़्यादा कमा के दे रहा है। तो वैसे ही उरूक नगर था उस टाइम में। उरूक नगर में सारा काम होता था। इस राज्य में लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से उठाए बनाकर मंदिर में लगाने, सुदूर देशों से मंदिर के लिए तरह तरह का सामान लाने जैसे कामों में जुटे रहते थे। तो उरूक नगर में क्या करते थे दोस्तों? पत्थर, धातु, मिट्टी, इन्हीं सब का काम था। तो उस ज़माने में यही काम होते थे दोस्तों। तो किसी को अगर मंदिर का सामान खरीदना या कुछ खरीदना तो वही लेने आते थे, या किसी को कुछ और काम करना तो वही लेने आते थे। अनेक शिल्पों में कांसे के औजारों का प्रयोग होने लग गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कांसे का प्रयोग उसी टाइम में होने लग गया। वास्तुविदों ने स्तंभ बनाना सीख लिया, क्योंकि अच्छी लकड़ी ना मिल पाने के कारण बड़े बड़े कमरों की छतों का बोझ संभालने के लिए मजबूत शहतीर बनाई जाने लगी। तो देखो दोस्तों, अगर आप कहीं बहुत ये तो देखा ही होगा कि बड़े बड़े महल होते हैं, या फिर मैं कह रहा हूँ कि आप कोई अपने स्कूल या कॉलेज या कोई बड़ी इमारत देख लीजिए, तो उसके नीचे क्या होता है? बड़े बड़े से, अच्छा वो छोड़िए, आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मेट्रो आपने देखी, तो मेट्रो के नीचे क्या होता है दोस्तों? बहुत बड़े बड़े पिलर होते हैं। वो मेट्रो को क्या करते हैं? सुरक्षित रखते हैं कि मेट्रो को कुछ नहीं हो सकता है ना। और वो बहुत मजबूत होते हैं। पहले ज़माने में क्या था कि इसका प्रयोग नहीं पता था। लोग क्या करते थे? मोटी सी लकड़ी की छाल ले आते थे और उसके ऊपर पूरा महल बना देते थे। लेकिन अब इन लोगों ने उरूक नगर में, शहरी जीवन में, ये भी सीख लिया कि कैसे मजबूत एक पत्थर की या फिर कहीं की सीमेंट की बनाई जा सकती है। सैकड़ों लोग चिकनी मिट्टी के कोन बनाने पकाने में काम में लगे हुए थे, कि मतलब कैसे एक तरीके से, जैसे कोन का मतलब ये होता है दोस्तों कि किस तरीके से सहतीज बनाई जा सके। सहतीज मतलब कि जो घर के जो बड़े बड़े खंबे हैं वो बनाए जा सके। मूर्ति कला, उस टाइम में लोगों ने मूर्ति बनाने का काम भी किया। मूर्तियाँ विशेषकर आयतित पत्थरों से बनाई जाती थी, मतलब जो पत्थर बाहर से लाए जाते थे उन्हें सुंदर सुंदर बनाकर मूर्तियाँ बनाई जाती थी। प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी में अलग फ़र्क आया उस टाइम में। जैसे कि पहले क्या होता था? हाथ से मटका बनाना होता था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हाथ से मटका बनेगा कभी? बहुत मुश्किल है। कभी बना के देखना, चिकनी मिट्टी को गूंदोगे आटे की तरह, फिर उसे हाथ की तरह, तो पूरा गोल नहीं बनेगा। इसी टाइम एक टेक्नोलॉजी आई दोस्तों, वो था कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक का मतलब ये था दोस्तों कि कुम्हार इसको घुमाएगा और घूमते घूमते इस मिट्टी से फिर बर्तन बनाए जाएंगे। तो आप देखना कि कुम्हार बर्तन बड़े सही बनाता है। वो किस वजह से बनाता है दोस्तों? क्योंकि उस ज़माने में, तो दोस्तों उस ज़माने में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो मिट्टी लोग बर्तन हाथ से बनाते थे, वो एक टेक्नोलॉजी परिवर्तन आ गया कि अब कुम्हार अपने उससे बनाने लग गया। तो आप लोगों ने शायद, अब तो कुम्हार वगैरह बहुत कम ही दिखते हैं। अगर आप गांव तरफ जाएंगे या फिर आप शहरों में भी कहीं आप कुम्हार को देखेंगे, तो वो देखना उसे जो अब तो मशीनों से घुमाते हैं, पहले से लाठी से घुमाते थे, और उससे बहुत अच्छी चिकनी मिट्टी के सेम साइज़ के सेम तरह के बर्तन वो बना लेते थे, काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर दोस्तों यही बताया गया कि जो उरूक नगर था, तो अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि उरूक नगर की क्या खासियत थी, तो आप बता दोगे दोस्तों कि वो भाई क्या था? टेक्नोलॉजी काम वहाँ ज़्यादा होता था। वहाँ पर जो प्रोडक्शन ज़्यादा होती थी, वहाँ पर चीज़ें बहुत बनाई जाती थी। जैसे कि वहाँ पर क्या बनाया जाता था? औजार बनाए जाते थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप वहाँ बता सकते हो कि वहाँ पे स्तंभ का यूज़ करना लोगों ने सीख लिया था। शहतीर बनाने लग गए थे, कि जो लेंटर होते हैं जो उस तरीके के, उसे बनाना सीख लिया था। उसके बाद दोस्तों चिकनी मिट्टी को कौन बनाने, कैसे उसके कौन बना के कैसे इस्तेमाल करना, मूर्ति बनाना, मूर्ति पत्थरों से मूर्तियाँ बनाना, उसको सही से सजाना, टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन किया। चाक जो उस टाइम में, आज के टाइम में हम कुम्हार को देख रहे हैं, वो उस ज़माने में मेसोपोटामिया में ही यूज़ हो गई थी, उरूक नगर में। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया। अब उरूक नगर की एक और खासियत है दोस्तों, जो हमने ऊपर ही बात करी थी, गिलगामेश का महाकाव्य। दोस्तों गिलगामेश क्या है और इसका महाकाव्य क्या है? दोस्तों एक स्टोरी है या एक कथा टाइप की मान लीजिए, जो पूछा तो नहीं जाएगा, ये आपके पैसेज में कई बार आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो पैसेज के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर बहुत अधिक गर्व था। दोस्तों गर्व का मतलब समझते हो कि बहुत उन्हें गर्व था। गिलगेम का महाकाव्य इसी बात पर प्रकाश डालता है। गिलगामेश की यह महाकाव्य 12 पट्टिकाओं, मतलब कि 12 पट्टरों पर लिखी गई थी। ऐसा कहा जाता है गिलगामेश ने कुछ समय पश्चात उरूक नगर
के पर शासन किया, वह एक महान योद्धा था। उसने दूर दूर तक अपने प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया। तो जो उरुक नगर था उसके ऊपर जो गिलमेश था उसने राज्य कर रखा था और उसने अपने आसपास के राज्यों को भी अपने कंट्रोल में ले लिया। लेकिन दोस्तों उसे एक बार बहुत दुख हुआ जब उस लड़ाई में उसका सगा दोस्त या जो कि दिल के करीब दोस्त मर गया। उसने सोचा कि मरना बहुत बड़ा दुख देता है, मैं अमर होऊंगा। और अमर होने की खोज में जब वो निकला, दुनिया भर में चक्कर लगा दिए उसने, जहाँ मन किया वहाँ घूम कर आया, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। उसे लगा अभी भी एक मैंने कोई साहस वाला काम नहीं किया, मतलब कि एक हिम्मत वाला काम नहीं किया। वो हार कर अपने नगर में आया और जब अपने आप को संताना देने लग गया, जब अपने आप को मनाने लग गया, उसने देखा कि शहर की चार दीवारी के पास चहलकदमी कर रहा था। उसकी नज़र पकी हुई पट्टियों पर पड़ी, दीवार पर पड़ी और दीवार की नींव डाली गई थी। वह भाव विभोर उठा। यहीं पर महाकाव्य की लंबी सांस भरी कहानी का अंत हो गया। दोस्तों अगर ये कहानी मैंने आपको सुनाई, ये पढ़कर भी आपको समझ में नहीं आएगी, या मेरे को भी नहीं आई थी, और जब मैं 11वीं में था तब तो बिल्कुल नहीं समझ में आई थी। देखो दोस्तों, ये महाकाव्य ये कह रहा है कि किसी भी राजा के लिए, वो दुनिया जहाँ घूम आया, उसे ये लगा कि भाई मैंने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया, साहसी काम नहीं किया। सबसे बड़ा काम क्या है? अपने राज्य को मजबूत करना। तो जब उसने देखा कि अपने राज्य की नींव डाली उसने, जो वहाँ पर, ये यूट्यूब कुछ और लिखना चाहिए था यहाँ पे, जब उसने देखा कि दीवार, मेरी जो दीवार कच्ची थी उसे उसने पक्का किया और उस पर महल बना दिया, या उस पर जो चीज़ नींव बना दी वहाँ पर उसने, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि उसने जब वो घर बना दिया तो उसे बड़ी हिम्मत का काम लगा। तो मतलब उसका मतलब यही है दोस्तों कि हम दुनिया जहाँ लड़ ले, कुछ भी लड़ ले, कहीं भी कुछ कर ले, लेकिन जब हम अपने राज्य जिस जगह रह रहे हैं उसका विकास करते, तो वो हमारे लिए बहुत, राजा के लिए महत्वपूर्ण है। तो राजा ने यहाँ पर ये बताया, गिलगामेश का महाकाव्य ये बता रहा है दोस्तों कि उसने दुनिया जीत ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसे सबसे अच्छा कहाँ फील हुआ? जब उसने अपने राज्य के लिए काम किया। तो इसीलिए उरुक नगर के लोगों को अपने राज्य में बड़ा वो था। तो उरुक नगर का वैसे भी मेन काम क्या था दोस्तों? दुनिया के लिए सामान बनाना। तो उसके लिए राजा भी उसी तरह की मानसिकता रखता था। तो देखो दोस्तों, ये शहर जो मैं चर्चा कर रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक बार हम दोबारा थोड़ा अपने चैप्टर को रिएटरेट, अपनी चीज़ों को दोबारा रिवीजन दिमाग में ले आते हैं। पहली बात, हम चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, या हमें ये चैप्टर 11th में क्यों पढ़ाया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ हमें इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि लेखन कला, शहरी जीवन सबसे पहले कहाँ आई है। तो लेखन कला मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे बनी। मेसोपोटामिया क्या नदियों के पास का इलाका है। उसके बाद में मैंने अब शहरी जीवन की शुरुआत करी है। शहरी जीवन में मैंने बताया कि बेबीलोन कैसा शहर था, उसे कैसे कब्जे में लिया गया था। उसके बाद वहाँ से कितनी कितनी विशेष विशेष चीज़ें बाहर आई। उरुक नगर कैसे प्रोडक्शन हाउस था, कैसे वहाँ पर सामान बनता था, और उरुक नगर से फिर हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे इसके अंदर गिलगामेश का महाकाव्य। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों मारी नगर के बारे में, और मारी नगर के बारे में दोस्तों उरनगर, और उरनगर के बारे ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शहरी जीवन। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे मारी नगर के बारे में। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे मारी नगर के बारे में। ये याद रखना दोस्तों, ये जितने भी नगर की चर्चा हो रही है ये सब आपके मेसोपोटामिया में ही है। तो मारी नगर 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में था। तो यहाँ पर राजा रहा करता था। जहाँ पे राजा रहेगा वहाँ खूब फलेगा ही फूलेगा। वहाँ नदी थी, नदी उधर से बहती थी। खेती और पशु पालन यहीं पे होता था। प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के लिए काम में लाया जाता था। तो मतलब राजा का महल है, आसपास लोग रह रहे हैं, और वो लोग किस में लगे हुए हैं? खेती बाड़ी में, पशु चलाने में। पशु चारकों को अब अनाज, हाथों का औजार आदि की जरूरत पड़ती थी। वे अपने पशुओं को पनीर, चमड़ा और ये मांस आदि, ये मांस आदि लिखा हुआ है, मांस, ठीक है, और आदि के बदले में चीज़ें प्राप्त करते थे। बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर से बनी खाद किसानों के लिए बहुत उपयोगी थी। फिर भी किसानों को गडरियों के बीच में झगड़े हो जाते थे। तो देखो दोस्तों, मारी नगर क्या है? मारी नगर दो चीज़ें थी। पहली बात, यहाँ राजा रहता है। दूसरी बात, ये जगह नदी के पास है। नदी के पास की जगह होगी तो दोस्तों क्या होगा? वहाँ पर खेती भी होगी। और दूसरी तरफ क्या होगा दोस्तों? दूसरी तरफ वहाँ पे घास के मैदान है जहाँ पशु चराएंगे। पशु क्या क्या करते? पशु एक जगह की घास 10 दिन के अंदर ख़त्म कर देंगे, फिर वो आगे जाएंगे। तो अब दोस्तों क्या होता था कि पशु हमें क्या देते थे? भेड़ बकरी। एक तो खाने, पशुओं को खाया भी जाता है। दूसरा, उनसे हमें क्या मिलता था दोस्तों? पनीर, घी, ये सब चीज़ें। और दूसरी तरफ खेती करते थे किसान। तो अब इनके बीच में झगड़े हो जाते थे। तो देखो दोस्तों, झगड़े होना लाजमी है, क्योंकि पशु चारक अक्सर इनके खेतों को चरा देते थे। मतलब जिन्होंने जब खाना बोया उसे खिला देते थे जानवर को। तो ये जितने पशु चारकों से लड़ जाते थे, उसके लिए अब ये भी कई बार पूछा जाता था कि मारी नगर में पशु चारकों
और किसानों के बीच झगड़े क्यों होते थे। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है गडरिये भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए खेतों से गुजारते थे। तो देखो दोस्तों, जब फसल अगर आपने उगा रखी होगी और उस पर से कोई 10 बंदे चलकर चले जाएंगे तो वो फसल या बीज जो होगा वो फूटेगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, फूट भी गया, छोटा पौधा निकला भी है तो वो भी नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पहले तो उनकी बनी बनाई फसल खराब कर देते थे, किसानों के गांव पर हमला करके माल लूट लेते थे। अब मान के चलो, अब कोई उनका एक टाइम होता है जिस टाइम पशु अपना दूध देते हैं, अगर वो दूध नहीं दे रहे तो उस टाइम में वो क्या करेंगे, चीज़ों की जरूरत होगी, तो ऐसे टाइम में लूट लेते थे। बस्तियों में रहने वाले किसान पशु चारकों का रास्ता रोक देते थे, उन्हें अपने पशुओं को नदी तक नहीं ले आने देते थे। तो दोस्तों यहाँ पर ये पता लग गया कि नदियों की तरफ ये भी नहीं ले आने देते थे, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर ये यहाँ पर रहेंगे तो ये फिर हम पे हमला करेंगे या फिर हमारी खेती मतलब कि खेत का नुकसान करेंगे। तो इसीलिए गडरिये और या किसानों और पशु चारकों के बीच झगड़े अक्सर हो जाते थे। तो मारी नगर दोस्तों को पता चल गया, मारी नगर खेती और पशुपालन से महत्वपूर्ण था, राजा का घर था। मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहाँ से लकड़ी, तांबा, तेल, मदिरा और फरात नदी के मार्ग से दक्षिण और तुर्की, सीरिया, लेबनान के उच्च प्रदेशों में ले जाया जाता था। तो देखो दोस्तों, नदी है तो नदी तो भाई व्यापार भी करेगी, नदी में अपना नाव चलाकर चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर यही बात थी कि नदी थी यहाँ पर, तो यहाँ से व्यापार भी होता था। और व्यापार के लिए क्या जाता था, अब मान के चलो सबसे पहले कहीं से भी सामान चल कर आएगा तो कहाँ आएगा, मारी नगर। फिर मारी नगर से जो नदियों के थ्रू और जगह जाएगा। तो यहाँ पर मारी नगर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता था। उन्हें यहाँ से क्या क्या बिजनेस होता था, तांबा, तेल, मदिरा, दारू, शराब, ये सब चीज़ें दोस्तों उस टाइम में इन सब जगहों से जाती थी और अलग अलग जगह पे जाती थी और आती भी थी। तो वो कौन कौन सी जगह थी दोस्तों, तुर्की, सीरिया, लेबनान में लाया जाता था। मारी नगर के समृद्धि का आधार व्यापार था। तो देखो दोस्तों, व्यापारी यहाँ पर आते जाते थे, इसीलिए मारी नगर और दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया और समृद्धि, अमीर भी हो गया। दक्षिण नगरों में घिसाई पिसाई के पत्थर, चकिया, लकड़ी, शराब, तेले जाने, जलपोत मारी में रुका करते थे। मारी नगर काफ़ी समृद्ध था। तो दोस्तों, मारी नगर के बारे में आपको पता चल गया। तो अब तक हमने कितने सारे नगर पढ़ लिए हैं, मारी नगर, उरूक नगर और बेबीलोनिया। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, मारी नगर के अंदर एक और चीज़ है, जिमरामले का राजमहल। दोस्तों ये राजमहल उस टाइम में बहुत बड़ा था। एक तो 2.4 हेक्टर में है, 260 कमरे, शाही परिवार का निवास स्थान, प्रशासन, कीमती आभूषण, समय पर इतना देखने उत्तरी सीरिया की छोटा राजा आया था और राजा भोजन की मेज पर प्रतिदिन भारी मात्रा में खाने का सामान पेश किया जाता था, जिसमें रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा, बियर शामिल होती थी। यह संभवतः अपने साथियों के साथ बड़े आंगन में बैठकर भोजन करता था। राजमहल का केवल एक ही प्रवेश द्वार था जो उत्तर की ओर स्थित था, जो महल में विशाल खुले प्रांगण, सुदूर पत्थरों से जड़े हुए राजा विदेशी अतिथियों के साथ उस कमरे में मिलता था जहाँ सुंदर चित्र बने हुए थे। तो देखो दोस्तों, जिमरालिये का राजमहल क्वेश्चन में तो बहुत कम आया है, लेकिन पैसेज में आता है और ये पूछते हैं जिमरालिये का राजमहल कहाँ था, तो आपको ये बताना होगा। दूसरी चीज़ वो उसके बारे में, तो देखो दोस्तों कितने हेक्टर में था, 2.4, उसके अंदर 260 कमरे थे, शाही परिवार था। इसके बाद यहाँ पर राजा अपने लोगों से मिला करता था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर राजा जिस कमरे में जिससे मिलता था वहाँ बहुत अच्छी पेंटिंग होती थी। तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे कौन रहता था, राजा रहता था, तो राजा की जगह तो बढ़िया होगी। अब दोस्तों उर नगर, याद रखना, उरूक नगर और उर नगर बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। उर नगर वह नगर है जहाँ सबसे पहले खुदाई की गई थी, किसके द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा, जो पुरातत्वविदों के द्वारा। पुरातत्वविद कौन है, जो हिस्ट्री अगर आप बहुत लेवल पे पढ़ लेंगे तो आप पुरातत्वविद बन जाएंगे, आपको चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा, आप इतिहासकार हो जाएंगे, आप बता सकेंगे कि ये चीज़ कब की थी, कैसे से लाया गया, इसका क्या इस्तेमाल होता था। ठीक है दोस्तों, नगर की खुदाई 1930 में व्यवस्थित ढंग से की गई थी। तो उर नगर में ये पता चला था दोस्तों कि यहाँ नॉर्मल लोग रहते थे, जहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी संकरी गलियाँ थी, मतलब टेढ़ी मेढ़ी गली और पतली गली, है ना दोस्तों। तो उर नगर में टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ थी और यहाँ से ये पता चलता है कि गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं निकल पाती थी, अनाज के बोरे नहीं निकल पाते थे, ईंधन के गट्ठे नहीं निकल पाते थे, तो मतलब यहाँ पर बिजनेस नहीं हो पाता होगा। जल निकास प्रणाली, दोस्तों नाली, अब घर में रहेंगे तो पानी का इस्तेमाल करेंगे ही, तो नगरों के घरों के भीतर आंगन पाए, आंगन के भीतर में नालियाँ पाई जाती थी, मतलब कि नाली बाहर नहीं थी, घर के अंदर थी और ढलान की तरह थी। मतलब घर ये रहा दोस्तों, इसके अंदर नाली और घर के अंदर ढलान बना था ताकि पानी जो वर्षा को अंदर गिर जाए और अंदर से नालियों के थ्रू बह जाए। ठीक है दोस्तों, आज के टाइम में हमारे घरों की ज़्यादातर नालियाँ बाहर है, लेकिन इस ज़माने में घर में नालियाँ अंदर थी और वो अंदर से ही बह जाती थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया हुआ है कि वो लोग कचरा साफ नहीं करते थे, फेंकने कहीं नहीं जाते थे, वो गली में ही फेंक देते थे अपना कचरा। और गली में फेंकने के बाद दोस्तों
घरों की सफाई लोग करते थे और सारा कचरा गलियों में फेंक देते थे। गली से आने जाने लोग उस कचरे को दबा देते थे। वर्षा आने के बाद वही भिन्न भिन्न मतलब कि गंदगी बढ़ जाती होगी। फिर उसके बाद कुछ समय बाद लोग अपने घर का आंगन उठवा लेते थे, क्योंकि गली में कचरा ज़्यादा भर जाता था। खिड़कियों व कमरों का अभाव, लोगों ने घरों में खिड़कियाँ कमरे नहीं बनाए थे। उनका मानना था कि खिड़कियाँ कमरे नहीं बनाने चाहिए, और उसके बारे में उनकी कुछ जो क्या कहते हैं उसे अंधविश्वास भी थे। वो अंधविश्वास क्या थे कि घर की दहलीज उठी हुई होगी तो बरकत आएगी। ठीक है दोस्तों, घर का दरवाज़ा सामने खुलेगा तो उससे कलेश होता है, तो इसलिए किसी दूसरे घर के सामने नहीं खुलना चाहिए। तो ये सब दोस्तों ये चीज़ लिखी हुई है कि घर की दहलीज ऊंची उठी होती है तो धन दौलत लाती है। सामने का दरवाज़ा दूसरे घर के आगे ना खुले तो सौभाग्य लाता है। घर का लकड़ी का मुख्य दरवाज़ा बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनती है। तो दोस्तों घर का दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलना चाहिए, ये वाली बात। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया कि उरनगर क्या था, उरनगर की विशेषता क्या थी। तो यहाँ पर यही चीज़ें मिली थी, इसका कोई विशेषता नहीं। यहाँ पर से लोग रहते थे और उनके रहने का तरीका अलग था। टेढ़ी मेढ़ी संकरी गलियाँ थी, सामान, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। तो देखो दोस्तों, शहरी जीवन तो आपको समझ में आ गया। तो अब हम अपने चैप्टर को मोटा मोटा समझ गए हैं, लेखन कला और शहरी जीवन। लेखन कला क्या है, शहरी जीवन क्या है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे संस्कृति के बारे में, वो रहते कहते कैसे थे, राजा कैसे थे उस ज़माने में। राजा वैसे इस चैप्टर में मेन है नहीं, क्योंकि ये अलग अलग राज्यों में रहा। इसके कम से कम तभी में लगभग 100 के करीब राजा थे। तो इसलिए हम पहला और आखिरी राजा पढ़ना जरूरी समझते हैं। उसके अंदर बेबीलोन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में ये पढ़ेंगे कि मेसोपोटामिया कैसे इंपॉर्टेंट है, मेसोपोटामिया ने दुनिया को क्या दिया। तो देखो दोस्तों, यहाँ तक मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि लेखन कला और शहरी जीवन हम समझ चुके हैं। तो लेखन कला में दोस्तों हमने इनके लिखने का तरीका, लिखने के बदलने का तरीका देखा। शहरी कला में हमने देखा कि उनके शहर 3-4 थे, वो कैसे काम करते थे, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी। अब हम दोस्तों पढ़ते हैं उनकी संस्कृति के बारे में। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पर बताया गया है कि संस्कृति मेसोपोटामिया यूरोप वासियों के लिए भी अत्यधिक आवश्यक था, क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में मेसोपोटामिया के कई संदर्भों में उल्लेख किया गया है। तो देखो दोस्तों, मेसोपोटामिया के बारे में जो बाइबल है, जो क्रिश्चियन की या यूरोप के टाइम में जो यूरोप में क्रिश्चियन रहते हैं, जो सबसे मेन यूरोप के अंदर क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ था जहाँ से, रोम से, वहाँ से दोस्तों ये बताया गया कि उनके जो ओल्ड टेस्टामेंट जो पहला उसका एक वर्जन है बाइबल का, उसमें मेसोपोटामिया के बारे में बड़ा जिक्र किया गया है। उसमें बताया गया है कि पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन के नष्ट करने वाला जल प्लावन हुआ था। मतलब कि एक टाइम में क्या हुआ था कि धरती पानी से लबालब भर गई थी, और महान बाढ़ भी कहा जाता है। जो फिर उस टाइम में परमेश्वर ने एक नोवा नाम के बंदे को रखा, और उस नोवा ने एक नाव बनाई, और उसने सभी को बचाने के लिए एक एक जोड़ा रख लिया। सबको डूबने दिया, और सबका एक जोड़ा, इंसान का एक जोड़ा, हर एक जानवर का एक जोड़ा, उसके बाद पक्षी का एक जोड़ा, सबको रख लिया और उसमें बचा कर रख लिया। फिर वही आगे जाकर चलते चले गए। तो ये चीज़ किस में लिखी हुई है, बाइबल में। और किस जगह के बारे में बताया गया है, मेसोपोटामिया के बारे में। तो देखो दोस्तों, मेसोपोटामिया इस जगह से भी जरूरी हो गया, क्योंकि बाइबल के अंदर इसका उल्लेख है। मेसोपोटामिया 1000 ईसा पूर्व के अंत तक पत्थर की बेलनाकार मुद्राएं भी बनाने लग गया। तो देखो दोस्तों, उस टाइम उन्होंने इतने पुराने 3200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, मतलब बाद में आते 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 उन्होंने क्या बनाना चालू कर दिया दोस्तों, अपने सिक्के भी बनाना चालू कर दिए। बेलनाकार बनाए जाने लगे। इनके बीच में एक छेद होता था, कील बनाकर मुद्रा की गीली मिट्टी पर घुमाया जाता था। उनमें लगातार चित्र बनता जाता था। मुद्राएं अत्यंत कुशल कारीगरों द्वारा उकेरी जाती थी। कभी उनमें लिखे भी जाता था स्वामी का नाम, इष्टदेव का नाम, पद, स्थिति, मोहर की, कपड़े की गठरी या बर्तन मुंह की चिकनी मिट्टी और लिप्ट को उस पर घुमाया जा सकता था। इस प्रकार उसमें अंकित लिखावट मिट्टी की सतह पर छप जाती थी। मोहर लगी गडरिया बर्तन की वस्तु को सुरक्षित रखा जा सकता था। देखो दोस्तों, इसमें 2 बातें कही गई हैं। पहला बात तो ये कहा गया है कि जो सबसे पहले एक वो बनाई जाती थी, स्टैम्प जिसे बोलते हैं, और उसे फिर चिकनी मिट्टी पर छाप दिया जाता था, जिससे वो बाद में सिक्के बन जाते थे। दूसरी चीज़ दोस्तों ये बताया गया कि कोई बर्तन है, कुछ है, इसके अंदर सामान रखा, मुंह पर मिट्टी भर दी और उस पर स्टैम्प लगा दी, ताकि इससे कोई छेड़खानी ना कर सके और ये सामान सुरक्षित रहे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया यहाँ पर कि उस टाइम में उन्होंने पत्थर या कहीं हम पैसों मुद्रा बनाना भी सीख लिया। मुद्रा पे भगवान के नाम, इष्ट देव का नाम, राजा का नाम, यह भी होता था।
मेसोपोटामिया समृद्धि कृषि प्रदेश में खाना बदोश समुदाय के झुंड पश्चिम स्थल में आते रहते थे। वह गडरिया गर्मियों में अपने साथ भेड़ बकरे लाते थे। फसल काटने वाले मजदूर बाड़े के सैनिक के रूप में आते थे। समृद्ध होकर यहीं बस जाते थे। उनमें से कुछ ने तो अपना शासन स्थापित कर लिया, शक्ति प्राप्त कर ली। अक्कद, इमोराइट, असीरियाई, अर्मानियन, उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से भिन्न होती थी। मेसोपोटामिया के देवी देवताओं को सम्मान दिया जाता था। मारीनगर में स्टेप क्षेत्र के देवता डैगन के लिए एक मंदिर भी बनवाया। देखो दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई है। पहली चीज़ ये बताई गई कि मेसोपोटामिया बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ पर सेना के रूप में लोग आते थे, ठीक है। कोई घूमने आ गया, कोई बसने आ गया, ये जगह उनको इतनी अच्छी लगती थी या उनको जीने के लिए इतना अच्छा लगने लग गया कि उन्होंने कई बार इन पर कब्जा कर लिया, कब्जा नहीं अपना राज बना लिया, यहाँ पर रहने लगे। और जो यहाँ की मूल थी, इधर लोग कौन कौन से आके बस गए, अक्कद बस गए, इमराइट बस गए, असीरियाई बस गए, आर्मीनियन बस गए। और आपने देखा भी था कि सबसे पहले किसने थी, सुमेरियन थी। यहाँ की भाषा सुमेरियन लोग यहाँ रहते थे। फिर यहाँ पे अक्कद आ गए तो इसे अक्कद बोला जाने लग गया। फिर एमराइट आने लग गए, फिर असीरियाई आने लग गए, आर्मीनियन आने लग गए। तो इस जगह पर इन सब का राज हो गया एक तरह से। लेकिन इन सब की अपनी खासियत थी कि इनकी जो वहाँ के मूल लोग थे उनसे इनका रहन सहन अलग था। लेकिन वहाँ पर जो स्टेपी घास के मैदान थे, जो शुरू में हमने बात किया था दक्षिण की तरफ, उस स्टेपी घास के मैदान की ये लोग पूजा करते थे। उन्होंने मंदिर बनवाया, ठीक है दोस्तों। तो मंदिर बनवाना इनके इलाके में, इनके उसमें नहीं था। लेकिन जो यहाँ पे व्यापारी लोग आए, इन्होंने इनको इज्जत देने के लिए इनके मंदिर बनवाए। तो इसका मतलब उस टाइम में भी मंदिर हुआ करते थे, उसे पूजा करी जाती थी। ये सब उरुक शहर का सबसे पुराना राजा शासक एन मार्कर था। तो मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे राजा थे, तो सबसे पुराना राजा कौन था, एन मार्कर। फिर दोस्तों गिलमिश, जो हमने बात करी थी महाकाव्य वाले राजा, उसकी बात हुई थी। फिर असुरबनियाल जो था, असुरबनीपाल, वो असीरिया का अंतिम राजा था। इस तरीके से पहला अंतिम राजा गिलमिश, जो बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, जिसने अपने वीरता के लिए बताया था कि अपने राज्य का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। राजधानी में एक पुस्तकालय की स्थापना की थी असुरबनीपाल ने, और उसकी राजधानी का नाम था निन्वे। उसने इतिहासकार, महाकाव्य, साहित्य, ज्योतिष आदि की पट्टिकाएँ इकट्ठा करवाए। स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक नेबुकडनेस्सर था। तो ऊपर दोस्तों ने बताया था कि नेबुकडनेस्सर को हराकर 600 कुछ में फिर उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो वही चीज़ दोस्तों। तो यहाँ पर जो मेन राजा थे मैंने उनके बारे में बता दिया है। एन मार्कर पहला था, गिलमिश महाकाव्य वाला, असुरबनीपाल असीरियाई राष्ट्र राजा था। उसके बाद में जो बेबीलोन को लास्ट राजा था, स्वतंत्र राजा, नेबुकडनेस्सर था, जो ऊपर मैंने आपको चर्चा भी की थी। देखो दोस्तों, बेबीलोन ये रहा दोस्तों। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था कि उसके बेबीलोन पर असीरियाइयों से पहले ये मुक्त राजा था, इसको हटाकर असीरियाइयों ने कब्जा कर लिया था। तो अंतिम शासक यही था, स्वतंत्र। तो ये आपको राजाओं की नॉलेज हो गई दोस्तों। अब सबसे लास्ट, अब हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब एक बार आप अपने उस पर जाइए और अपने दिमाग से सोचिए कि जब आप ये चैप्टर नहीं समझ रहे थे तब आपको इस चैप्टर की कितनी नॉलेज थी और अब आपको कितनी है। ठीक है दोस्तों, लास्ट चीज़ पढ़ते हैं, उसके बाद मैं 5-7 मिनट का आपसे डिस्कशन करूँगा। देखो दोस्तों, मेसोपोटामिया ने दुनिया को क्या दिया, इस चैप्टर को हमने क्यों पढ़ा। तो देखो, काल गणना गणित, काल गणना मतलब था समय को गिनना। ठीक है दोस्तों, समय को गिनना मतलब समय को बांटना, समय को समझना। 1800 ईसा पूर्व के आसपास कुछ पट्टिकाएं मिली, इनमें गुणा, भाग, वर्गमूल जो वास्तविक से थोड़े भिन्न थे। तो उस जमाने में गुणा करना, भाग करना, वर्गमूल निकालना, 2 का 2 4, 4 का 4 16, ये सब चीज़ें उन्होंने उस टाइम में कर ली थी, जो थोड़ी गलत थी। लेकिन बहुत बड़ी बात है उस समय में इतनी चीज़ें करना। आप खुद सोचो, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का चक्कर। देखो दोस्तों, वैसे तुम्हें पता ही है कि सूर्य की पृथ्वी चारों चक्कर लगाती है, ये थोड़ा गलत थे कि चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाती है, लेकिन ऐसा नहीं था। एक वर्ष में 12 महीने, ये बहुत सही चीज़ निकाली। एक महीने में 4 हफ्ते, ये भी सही निकाला। एक दिन में 24 घंटे, ये सही निकाला। एक घंटे में 60 मिनट, ये बांटना बहुत बड़ी चीज़ है और ये मेसोपोटामिया ने किया। मेसोपोटामिया के लोग सूरज चंद्रमा के ग्रहण घटित होने का हिसाब रखते थे। जैसे आज के टाइम में ज्योतिष आपको बता देते हैं कि इतने समय में ये सूरज, इतने समय में ग्रह लगेगा, इतने में हट जाएगा। तो दोस्तों, ये काल गणना होती है, समय को गिनते थे वो लोग कि इतने में हुआ तो अब ये 10 साल बाद इतने समय इतने बजे होगा। तो वो एक पूरा हिसाब किताब रखने लग गए, उन्हें पता चल गया कि भाई ये कैसे होता है। वे रात को आकाश में तारामंडल की स्थिति पर नज़र रखते थे, उनका लेखा जोखा रखते थे। व्यापार कला, शहरी जीवन, आपको मैंने बताया था कि कैसे वो लिखने की कला थी उनकी, कैसे उन्होंने चाक का निर्माण किया था, कैसे मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए। तो दोस्तों, मेसोपोटामिया ने बहुत बड़ी दुनिया को देन दी है। मेसोपोटामिया इस वजह से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं यहाँ पर समझता हूँ कि आपको मैं पूरा चैप्टर समझाने की पूरी कोशिश करिए दोस्तों। अब कुछ कमी पेशी हो सकती है, तो वो दोस्तों आपका मैं फीडबैक मांगता हूँ कि इसमें हम क्या कमी पेशी हो, कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे इन सब चीज़ों बच सकते हैं। अब दोस्तों, आपकी एक बड़ी जेन्युइन टेंशन होगी
कि यार आपने समझा तो दिया लेकिन हम एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे। देखो दोस्तों, ये था चैप्टर का पूरा समझना। अब इसके बाद आप ये करेंगे, जो समझ में नहीं आया मुझसे पूछोगे, टेलीग्राम चैनल है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है आपके, जो आप अगर मेरे अबाउट में जाएंगे यूट्यूब चैनल के, उसके अलावा दोस्तों आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप पे। इवन कोई चैप्टर में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में ही आपको समझा दूंगा। इन सब के अलावा दोस्तों अब आप क्या करेंगे, इसके बाद एक बार अपने जो सीबीएसई की बुक है उसके चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं या फिर आपको जो क्वेश्चन लगता है कि आप नहीं कर पा रहे, वो क्वेश्चन देखिए कि उसका आंसर क्या था, तो क्वेश्चन आंसर समझने की कला भी आ जाएगी। तो देखो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपको यही कह रहा हूँ, मेरे से एक चैप्टर पढ़िए 1 घंटा 1.5 घंटा, फिर 1-1.5 घंटे जाइए और अपने आप से पढ़िए, और फिर उसके बाद एग्ज़ाम के टाइम आधे घंटे उनको रिवाइज़ कर लीजिए। आपके नंबर कैसे नहीं आते हैं, ये क्या होता है, फिर मैं हूँ आपके लिए। तो प्लीज़ दोस्तों, अपना फीडबैक और इस चीज़ को अपना के देखिए। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। अपना ध्यान रखें। जय हिंद।